नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवाल का वर्गीकरण दैट इज गिवन इन नोट्स। और ये एक ऐसा विषय है ना जो सुनने में शायद थोड़ा साधारण लगे, लेकिन असल में ये बहुत ही गहरा और दिलचस्प है। बिल्कुल। हम अक्सर जब जीव विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में विशाल पेड़ या घने जंगल आते हैं या दौड़ते हुए जानवर। हाँ, बड़े और आकर्षक जीव। सही कहा। लेकिन आज हम उस जीव की गहराइयों में जाने वाले हैं जिसे अक्सर लोग सिर्फ मछली घर के शीशे पर जमी हुई हरी काई समझ लेते हैं, या फिर ठहरे हुए पानी की गंदगी। एग्जैक्टली। उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये काई पृथ्वी के अस्तित्व का आधार है। अगर ये शैवाल न हो तो हमारे वायुमंडल की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ी भूल है कि हम इन्हें बस साधारण मान लेते हैं। अगर हम आज के इन अध्ययन नोट्स की गहराई में जाएं, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि शैवाल यानी एल्गी केवल काई नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन और सबसे विविध जीवों में से एक हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम दिए गए नोट्स के आधार पर स्लाइड दर स्लाइड शैवाल के वर्गीकरण को समझेंगे। हाँ, उनकी अद्भुत संरचनाएं और उनका आर्थिक महत्व भी। बिल्कुल। और हम हर एक अवधारणा के पीछे के विज्ञान को, लॉजिक को समझेंगे, ताकि परीक्षा के लिए कोई भी बिंदु रटना ना पड़े, बल्कि वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शैवाल असल में हैं क्या, है ना? हाँ, बुनियादी परिभाषा। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शैवाल सरल, स्वपोषी और क्लोरोफिल युक्त जीव हैं। स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के जरिए। हाँ, और ये मुख्य रूप से जलीय आवासों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा है, थैलस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें लिखा है कि शैवाल में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। तो अगर ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पौधों जैसे दिखते हैं, तो इनमें जड़ और तने क्यों नहीं हैं? अरे, ये तो प्रकृति के सबसे बेहतरीन और न्यूनतम डिजाइन का उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जमीन पर रहने वाले पौधों को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खड़े रहने के लिए एक मजबूत तने की आवश्यकता होती है ना? हाँ, सीधा खड़ा रहने के लिए लकड़ियां, तना चाहिए। और मिट्टी की गहराई से पानी खींचने के लिए जड़ों की जरूरत होती है। लेकिन शैवाल तो पानी के अंदर ही रहते हैं। अरे हाँ, वो तो पानी में ही तैर रहे हैं। बिल्कुल। पानी उन्हें प्राकृतिक रूप से सहारा देता है, तो उन्हें सख्त तने की आवश्यकता ही नहीं है, और वे अपने पूरे शरीर की सतह से सीधे पानी और पोषक तत्व सोख सकते हैं। उन्हें अलग से जड़ें विकसित करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। एकदम सही। इसी सरल अविभाजित शरीर को हम थैलस कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, शैवाल के इस वैज्ञानिक अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी, ये बहुत ही तार्किक है। जरूरत नहीं थी, इसलिए वो अंग विकसित ही नहीं हुए। हाँ, प्रकृति कभी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। सही बात है। आवाज की बात करें तो नोट्स में है कि ये सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि नमी वाली जमीन पर और यहाँ तक कि सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं, यानी दूसरे जीवों के साथ मिलकर। हाँ। अब एक विशाल विविधता वाले समूह को समझने के लिए हमें उसे व्यवस्थित करना पड़ता है। चलिए वर्गीकरण के आधार को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वर्गीकरण बहुत जरूरी है, वरना इतनी विविधता को पढ़ना असंभव हो जाएगा। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे किसी विशाल पुस्तकालय को केवल किताबों के लेखकों के आधार पर नहीं, बल्कि किताबों के कवर के रंग, उनकी भाषा और उनके पन्नों की संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जा रहा हो। क्या बात है, आपकी पुस्तकालय वाली तुलना बहुत सटीक है। शुक्रिया। तो नोट्स में वर्गीकरण के 7 प्रमुख आधार दिए गए हैं। हाँ, जब वैज्ञानिक इन शैवालों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं, तो वे 7 मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। पहला है वर्णक यानी पिगमेंट्स, जो उन्हें रंग देते हैं। हाँ। दूसरा संचित भोजन यानी रिजर्व फूड। तीसरा है कोशिका भित्ति की संरचना, कि सेल वॉल किस चीज से बनी है। चौथा कशाभिका यानी फ्लैजेला की उपस्थिति। पांचवां थैलस संगठन। छठा उनके प्रजनन का तरीका। और सातवां उनके जीवन चक्र के
जीवन चक्र के पैटर्न। इतने सारे अलग अलग पैमाने। लेकिन अगर किसी एक चीज को चुनना हो जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, तो वो क्या होगी? निस्संदेह वो वर्णक होंगे, पिगमेंट्स। अच्छा, वर्णक क्यों? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्णक केवल शैवालों को सिर्फ रंग देने का काम नहीं करते, वे उनके अस्तित्व की कुंजी हैं। वो कैसे? सोचिए, पानी की सतह पर सूरज की पूरी रोशनी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, लाल रंग का प्रकाश पानी में अवशोषित हो जाता है। हाँ, लाल रंग ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता। बिल्कुल, और केवल नीला प्रकाश ही गहराई तक पहुंच पाता है। इसलिए शैवालों ने अलग अलग गहराइयों पर जीवित रहने के लिए अलग अलग तरह के वर्णक विकसित किए। जैसे क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलीन्स, ताकि वे उस विशिष्ट गहराई में उपलब्ध प्रकाश को पकड़ सकें। अरे वाह, यही कारण है कि सतह वाले शैवाल हरे होते हैं और गहरे समुद्र वाले लाल या भूरे। एग्जैक्टली। ये तो प्रकाश के विज्ञान और जीव विज्ञान का अद्भुत संगम है। अब वर्गीकरण प्रणालियों की बात करें तो नोट्स में F.E. फ्रिच का नाम है। हाँ, 1935 में उन्होंने शैवालों को पूरे 11 वर्गों में विभाजित कर दिया था। 11 वर्ग, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम जिस आधुनिक वर्गीकरण का उपयोग करते हैं वो काफी सरलीकृत है। बिल्कुल, फ्रिट्स का काम बहुत विस्तृत था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 यूकैरियोटिक प्रभागों में समेट दिया है, जो है हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। हाँ, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा। इसके साथ ही एक प्रोकैरियोट समूह भी है, नील हरित शैवाल यानी साइनोफाइटा। तो चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में प्रवेश करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लोरोफाइटा यानी हरे शैवाल से। हाँ, सबसे आम शैवाल। नोट्स के अनुसार इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इनका संचित भोजन स्टार्च है जो पायरेनॉइड्स में जमा होता है। हाँ, पायरेनॉइड्स। ये पायरेनॉइड्स क्या भला है? इसे आप कोशिका के अंदर एक छोटी सी फूड पैकेजिंग फैक्ट्री मान सकते हैं। फूड पैकेजिंग फैक्ट्री? हाँ, पायरेनॉइड्स वास्तव में प्रोटीन का एक कोर या केंद्र होते हैं जिसके चारों तरफ स्टार्च की परतें जमा होती हैं। ये ऊर्जा को सहेज कर रखने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। एक सेकंड रुकिए। हरे शैवालों के वर्णक क्लोरोफिल ए और बी हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है और ये स्टार्च के रूप में भोजन जमा करते हैं। जी हाँ। ये सब तो बिल्कुल जमीन पर उगने वाले आम पौधों जैसा ही है। अरे, हायर प्लांट्स जैसा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये हरे शैवाल ही हमारे बगीचों में मौजूद गुलाब या आम के पेड़ों के असली पूर्वज हैं? अरे, आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। विकासवाद के यानी एवोल्यूशन के नजरिए से ये सबसे बड़ा और स्पष्ट सुराग है। सच में? बिल्कुल। जीव विज्ञान में इतने सारे रासायनिक और संरचनात्मक गुणों का मिलना कोई संयोग नहीं है। ये तो बहुत तार्किक है। वैज्ञानिक समुदाय यह मानता है कि पृथ्वी पर आज जो भी हरियाली या उन्नत पौधे हम देखते हैं, उनकी विकासवादी जड़ें इन्हीं हरे शैवालों से जुड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ा पल है। और इनके थैलस यानी शरीर के आकार में भी गजब की विविधता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो कुछ नोट्स बताते हैं कि कुछ तो केवल एक कोशिकीय होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। हाँ, जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। कुछ एक साथ मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। कुछ लंबे धागों या तंतुओं जैसे होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। और कुछ पैरेनकाइमेटस यानी एक पूरी चादर, एक पत्ती जैसे होते हैं, जैसे उल्वा। और इनमें विप्लैश प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। ये क्या है? विप्लैश फ्लैजिला को आप एक छोटी सी मोटर या चाबुक की तरह समझ सकते हैं, जो कोशिका के पीछे लगी होती है और उसे पानी में तैरने में मदद करती है। अच्छा, तैरने के लिए। हाँ, और अगर हम इनके प्रजनन की बात करें तो वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कायिक यानी वेजिटेटिव, जो शरीर के टूटने या फ्रैगमेंटेशन से होता है। अलैंगिक, जो जूस्पोर्स नामक तैरने वाले बीजाणुओं से होता है। और लैंगिक। ये बहुत सरल है, नाम पर मत जाइए। आइसोगैमी में दोनों युग्मक गैमेट्स बिल्कुल एक जैसे आकार के होते हैं। आइसो मतलब समान। ठीक है, समझ गया। एनिसोगैमी में दोनों का आकार अलग होता है। और उगैमी? उगैमी सबसे उन्नत तरीका है, जहां मादा युग्मक बड़ा और एक जगह स्थिर होता है, मतलब हिलता डुलता नहीं,
जबकि नर युग्मक छोटा और तैर कर मादा तक पहुंचने वाला होता है। अरे ये तो बिल्कुल बिल्कुल मनुष्यों या उच्च जानवरों की तरह है। एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट है। बेहतरीन। चलिए मीठे पानी के इन हरे शैवालों से आगे बढ़ते हैं और समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। फियोफाइटा यानी भूरे शैवाल। हाँ, फियोफाइटा। इन्हें मैं समुद्री दिग्गज कहना चाहूंगा। ये मुख्य रूप से समुद्री खारे पानी में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, सी और एक विशेष वर्णक फ्यूकोसेंथिन होता है। और यही फ्यूकोसैंथिन वो रहस्य है जो इन शैवालों को उनका विशिष्ट भूरा या जैतूनी रंग देता है। अच्छा, तो इसी की वजह से ये भूरे दिखते हैं। हाँ, और इनका संचित भोजन भी स्टार्च नहीं है, बल्कि लैमिनारिन और मैनिटोल नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से तो बनी ही है, लेकिन उसके ऊपर एल्जिन की एक मोटी चिपचिपी परत होती है। एल्जिन, इसका क्या काम है? ये एल्जिन इन्हें समुद्र की खतरनाक लहरों के बीच लहरों के थपेड़ों से सूखने और फटने से बचाता है। एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर मान लीजिए। क्या बात है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इनकी शारीरिक संरचना। नोट्स में लिखा है कि इनका थैलस अत्यधिक विभेदित होता है। हाँ, हाईली डिफरेंशिएटेड। इसमें होल्ड फास्ट, स्टाइप और ब्लेड होते हैं। ये तो पूरी तरह से जड़, तने और पत्ती वाले पेड़ जैसा लग रहा है। देखने में ये बिल्कुल एक पेड़ जैसा लगता है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? जड़ें तो जड़ें होती है ना? नहीं, होल्ड फास्ट कोई जड़ नहीं है। ये मिट्टी से पानी या पोषण नहीं सोखता। तो फिर क्या करता है? इसका काम केवल सुपर ग्लू की तरह शैवाल को समुद्र की चट्टानों से मजबूती से चिपका कर रखना है, ताकि तेज लहरें उसे बहा न ले जाएं। बस इतना ही। ओहो, और स्टाइप? स्टाइप एक लचीले डंठल या कह लीजिए बंजी कॉर्ड की तरह काम करता है, जो पानी के झटके सह सकता है। और ब्लेड चौड़ी पत्तियों की तरह होते हैं, जो असली सोलर पैनल का काम करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो मतलब शक्ल पेड़ों जैसी है, लेकिन काम बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और ये आकार में इतने विशाल हो सकते हैं कि समुद्र के अंदर पूरे के पूरे केल्प जंगल बना देते हैं। केल्प फॉरेस्ट। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। हाँ, इसके प्रमुख उदाहरण है एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और सरगैसम। समुद्र के अंदर विशालकाय जंगल। लेकिन अब हम उस जगह चलते हैं जहां सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है, लाल शैवाल की दुनिया में। रोडोफाइटा, गहरे समुद्र के रहस्यमयी निवासी। हाँ, रोडोफाइटा। इनमें क्लोरोफिल ए, डी और एक वर्णक फाइकोएरिथ्रिन होता है। और इनका संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च है। यहाँ फाइकोएरिथ्रिन का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी ना, गहरे समुद्र में केवल नीले रंग का प्रकाश पहुंच पाता है। हाँ, लाल रंग तो ऊपर ही रह जाता है। तो ये फाइकोएरिथ्रिन वर्णक एक एंटीना की तरह काम करता है, जो उस बेहद कमजोर नीले प्रकाश को भी सोखने में माहिर है। अरे वाह! यही वो अद्भुत अनुकूलन है, एडाप्टेशन है, जो लाल शैवालों को इतनी गहराई में, इतने अंधेरे में भी फलने फूलने की ताकत देता है। प्रकृति का गजब का इंजीनियरिंग डिजाइन है ये। इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ और कैरागिनिन होता है। हाँ, अगर का तो बहुत उपयोग होता है। लेकिन नोट्स में एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि लाल शैवालों के पूरे जीवन चक्र में कोई भी फ्लैजुला अवस्था नहीं होती। जी हाँ, नो फ्लैजुलेटेड स्टेजेस। मतलब इनके स्पोर्स या युग्मक तैर ही नहीं सकते। तो फिर ये प्रजनन कैसे करते हैं? ये बहुत ही जटिल चुनौती है इनके लिए। चूंकि इनके पास तैरने वाली कोई कोशिका नहीं है, इसलिए इनका लैंगिक प्रजनन पूरी तरह से समुद्र के पानी की धाराओं पर निर्भर करता है। मतलब पानी के बहाव पर? हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई बिना पतवार की नाव में बैठकर सिर्फ पानी के बहाव के भरोसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है। बिल्कुल, यही कारण है कि इनका प्रजनन चक्र बहुत जटिल होता है। उगैमी प्रकार का पॉलिसिफोनिया और जिलेडियम इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये तो सच में पानी की धाराओं के भरोसे जीवन चलाना है। अब हम एक पूरी तरह से अलग समूह पर आते हैं। जी। सियानोफाइटा या नील हरित शैवाल। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी तक हम जिन हरे, भूरे और लाल शैवालों की बात कर रहे थे, वे सभी यूकैरियोटिक थे, यानी उनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है? हाँ,
और इसी प्रोकैरियोटिक प्रकृति के कारण आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें अक्सर साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है ना? बिल्कुल, ये जीवाणुओं के यानी बैक्टीरिया के बहुत करीब है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बल्कि पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बैक्टीरिया की होती है। हाँ, और इनमें क्लोरोफिल ए के साथ फाइकोसाइनिन नाम का वर्णक होता है जो इन्हें इनका खास नीला हरा रंग देता है। नोट्स में इनके अंदर 2 विशेष संरचनाओं का उल्लेख है। एक है एकाइनेट्स और दूसरा हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के आगे लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसे काम करता है? ये पृथ्वी के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। देखिए, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। हाँ, बहुत मात्रा में है। लेकिन पौधे उस गैस का सीधा सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा। उन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में चाहिए। अच्छा, तो फिर नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे साइनोबैक्टीरिया के पास जो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती हैं, वे एक तरह के ऑक्सीजन फ्री बंकर की तरह काम करती हैं। ऑक्सीजन फ्री बंकर? हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कोशिकाएं हवा से नाइट्रोजन गैस को खींचकर उसे उस रूप में बदल देती हैं जिसे पौधे खाद के रूप में उपयोग कर सकें। अरे, मतलब ये नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री हैं? एकदम सही। और ये एकिनेट्स क्या है? एकाइनेट्स विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए एक सर्वाइवल पॉड या बंकर की तरह है। सर्वाइवल पॉड? हाँ, जब पानी सूख जाता है या मौसम खराब होता है तो कोशिका अपने चारों तरफ एक मोटी दीवार बना लेती है और एक तरह से सो जाती है। हाइबरनेशन की तरह? हाँ, और अनुकूल परिस्थितियां वापस आने पर वे फिर से सक्रिय हो जाती है। कमाल है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण और थोड़े अजीबोगरीब समूहों पर नजर डालते हैं। चलिए। जैंथोफाइसी या पीले हरे शैवाल, इनमें क्लोरोफिल ए, सी होता है लेकिन भूरे शैवालों वाला फ्यूकॉक्सैंथिन नहीं होता। और इनका संचित भोजन स्टार्च नहीं बल्कि तेल या ऑयल है। तेल। इसका एक उदाहरण है वाउचेरिया, जिसके बारे में लिखा है कि ये बहुकेंद्रकीय या सीनोसिटिक होता है। इसका क्या मतलब है? बहुकेंद्रकीय संरचना का मतलब है कि कोशिका विभाजन तो होता है, सेल डिवाइड तो करती है, लेकिन कोशिकाओं के बीच की दीवारें नहीं बनती। दीवारें नहीं बनती? नहीं। आप इसे एक ऐसे विशाल हॉल या कमरे की तरह समझ सकते हैं जिसमें कोई दीवार नहीं है और बहुत सारे केंद्रक या कह लीजिए मैनेजर एक ही जगह मौजूद रहकर पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। अच्छा, तो ये एक लगातार चलने वाली नली जैसी, ट्यूब जैसी संरचना बन जाती है। बिल्कुल सही। बहुत ही बढ़िया उदाहरण। इसी तरह बैसिलरफाइसी यानी डाइटम्स हैं। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, जिसे फ्रस्ट्यूल कहते हैं। और ये साबुन की डिब्बी की तरह फिट होती है। हाँ, लेकिन सिलिका मतलब कांच है ना? हाँ, कांच। डाइटम्स ने शिकारियों से बचने के लिए अपने चारों तरफ कांच का एक बेहद मजबूत कवच बना लिया है। ये तो बहुत होशियारी है। ये कवच 2 हिस्सों में होता है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक साबुन की डिब्बी की तरह। जब ये विभाजित होते हैं तो एक हिस्सा एक नई कोशिका को मिलता है और दूसरा हिस्सा दूसरी को। और इनका पारिस्थितिक महत्व भी तो बहुत है। बहुत ज्यादा। इकोलॉजिकली ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये समुद्र के मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। समुद्री खाद्य श्रृंखला की पूरी इमारत, पूरी की पूरी बिल्डिंग इन्हीं की नींव पटी की है। गजब। अब एक आखिरी समूह जिसने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया है, डायनोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। डायनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैजेला होते हैं, जैसे गोनियोलैक्स, और यूग्लिना के बारे में नोट्स कहते हैं कि ये मिक्सोट्रोफिक है, यानी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों। हाँ, दोनों। और इसमें कोशिका भित्ति के बजाय पेलिकल मौजूद है। तो अगर ये जानवरों की तरह खाना भी खा सकता है और इसमें पौधों जैसी कोशिका भित्ति भी नहीं है, तो क्या यहाँ वर्गीकरण के नियम टूट नहीं रहे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब ये है कि विकासवाद कोई साफ सुथरी सीधी रेखा नहीं है। मतलब? प्रकृति हमारी बनाई हुई कठोर श्रेणियों या डिब्बों में फिट होने के लिए बाध्य नहीं है। यूग्लिना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा, कैसे? जब सूरज की रोशनी होती है तो ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है।
लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये शिकारियों की तरह भोजन निगलने लगता है। अरे बाप रे, ये तो दोनों तरफ से फायदे ले रहा है। और पेलिकल की प्रोटीन परत उसे वह लचीलापन देती है जो एक सख्त कोशिका भित्ति कभी नहीं दे सकती। सच में? ऐसे जीव हमें याद दिलाते हैं कि पौधों और जानवरों के बीच की सीमा रेखा कितनी धुंधली है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। इन सभी जीवों का सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि भारी आर्थिक महत्व भी है ना? बिल्कुल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन में इनका सबसे बड़ा योगदान है और ये हमारे भोजन का भी बड़ा हिस्सा है। जैसे पोरफायरा जो जापान में सुशी लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सुशी। इसके अलावा औद्योगिक उपयोग भी कम नहीं है। लाल शैवाल झिरिडियम से अगर मिलता है। हाँ, अगर हाँ, जो लेबोरेटरी में बैक्टीरिया उगाने के लिए और जेली जैसी मिठाइयाँ बनाने में काम आता है। और भूरे शैवाल लैमिनारिया से एल्जिनेट्स मिलते हैं जो टूथपेस्ट से लेकर आइसक्रीम तक चीजों को गाढ़ा करने के थिकनर के काम आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो जीव हमें जीवन देते हैं वे विनाश भी ला सकते हैं। नोट्स में शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम्स का जिक्र है। हाँ, ये गंभीर समस्या है। जब झीलों में बहुत ज्यादा प्रदूषण या उर्वरक पहुंच जाते हैं तो शैवाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वे पूरे पानी को हरी चादर से ढक लेते हैं। लेकिन ये जलीय जीवों को कैसे मारता है? ये एक बहुत ही घातक तंत्र है। जब शैवाल की ये मोटी चादर मरने लगती है तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें सड़ाने का काम करते हैं। इस विघटन की प्रक्रिया में बैक्टीरिया पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, तो पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बचती? हाँ, ऑक्सीजन खत्म होने से मछलियां और अन्य जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं। भयानक। और डाइनोफ्लैजेलेट्स द्वारा उत्पन्न लाल ज्वार यानी रेड टाइड्स भी ऐसा ही है? हाँ, रेड टाइड्स और भी खतरनाक हैं। जब ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो समुद्र लाल हो जाता है और ये न्यूरोटॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जहरीले रसायन जो मछलियों को मार देते हैं और समुद्री भोजन के जरिए इंसानों तक पहुंचकर उन्हें भी गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। सही कहा। तो शैवालों का अध्ययन सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे पर्यावरण और जीवन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर मुझे परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में ये सब व्यवस्थित करना हो तो मुझे 6 मुख्य बातें याद रखनी होंगी, राइट? हाँ, बिल्कुल, बताइए। पहला, क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल उच्च पौधों के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं क्योंकि उनके वर्णक और कोशिका भित्ति समान हैं। एकदम सही। दूसरा, फियोफाइसी या भूरे शैवाल समुद्र के दिग्गज हैं, सबसे बड़े शैवाल। हाँ, कैल्प्स। तीसरा, रोडोफाइसी लाल शैवाल, वो गहरे समुद्र के उत्तरजीवी हैं जिनके पास तैरने के लिए कोई फ्लैजिला नहीं है। बिल्कुल। चौथा, साइनोफाइसी नील हरित शैवाल वास्तव में प्रोकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया की तरह। सही। पांचवां, डायटम ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका या कांच का कवच बना लिया है। और छठा, डाइनोफ्लैजेलेट्स उस विनाशकारी लाल ज्वार का कारण बनते हैं। क्या ये सारांश सही है? ये बिल्कुल सटीक सारांश है। अगर हम सिर्फ क्या होता है की बजाय क्यों और कैसे होता है इस पर ध्यान दे तो विज्ञान का अध्ययन मतलब एक कहानी की तरह सहज हो जाता है। ये सफर सच में बहुत शानदार रहा। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक अंतिम विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि शैवाल पृथ्वी के वातावरण को कैसे कैसे संतुलित करते हैं, नाइट्रोजन को कैसे बांधते हैं और सबसे विषम परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं। हाँ, जरा सोचिए, जब इंसान भविष्य में मंगल ग्रह या गहरे अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की तैयारी करेगा तो वहां जीवन का आधार क्या होगा? मशीनें? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां भी यही साधारण थैलिस वाले जीव, यही शैवाल हमारे लिए ऑक्सीजन और भोजन का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद स्रोत बनेंगे। क्या बात है। जिन्हें आज हम केवल एक काई समझते हैं, वही शायद हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की सबसे बड़ी चाबी है। क्या बात है। एक साधारण सी काई हमें मंगल ग्रह पर जीवित रख सकती है। ये विचार तो हमारे सोचने के पूरे नजरिए को ही बदल देता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।